मैथ्स 1 क्वेश्चन नंबर 2A के बारे में देखने वाले हैं। मैथ्स 1 एज जैसे हमको मालूम है हमें कि वो 40 नंबर का पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस होते हैं, जिसके ए बी पार्ट भी हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए वाला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो कृति पर आधारित सवाल है, और कृति पर आधारित सवाल कृति पर आधारित सवालों में 3 सवाल आपको दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A कृति पर आधारित सवाल। टोटल 3 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से 2 प्रश्न हमें हल करने हैं। ठीक है, तो हमारे बुक में जो भी सवाल फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान वाले दिए हैं छोटे सवाल, वो सभी सवाल इस प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। ये इसमें पूछे जाने वाला सवाल ज्यादातर किताब में दिए हुए सवाल ही होते हैं, बाहर से नहीं हो सकता है। एकदम आसान है, केवल हमें जो सवाल हल करके दिया है उसमें जो खाली स्थान है वो भरना है, और सही भरने पर आपको पूरे पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं, जैसे आपको 1.2 में जो क्वेश्चन दिया है, युगपत समीकरण हल करने के लिए निम्न सारणी पूर्ण कीजिए। तो आपको एक समीकरण दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इस समीकरण के आधार पर आपको एक सारणी दिया है, उस सारणी को भर करके हमें बताना है। पहले कॉलम में x y x कॉमा वाई। अब इसमें आपको पहले में x का मान दिया हुआ है, नीचे 3 और 0 है। सेकंड कॉलम में 5 y का मान दिया है, और थर्ड कॉलम में y का मान 3 है, और नीचे 0 और 3 दिया है। तो हमें ये पता है जो नीचे मान लिखा हुआ है x और y का, आलेख पेज पर 2 अक्ष होते हैं x और y, और x का निर्देशांक पहले होता है, y का बाद में होता है। तो अगर आप पहले देखोगे पहले कॉलम में, तो आपको जो नीचे 3 और 0 लिखा है वो x का मान 3 है, और नीचे जो 0 है वो y का मान है। तो इसका मतलब जो पहला वाला ब्रैकेट है उसमें आपको 0 लिखना है। फिर सेकंड वाले कॉलम में आप ध्यान दोगे, उसमें y का मान 5 है, ऊपर x का मान और नीचे x कॉमा y का मान। तो ये जो y का मान 5 है उस दिए गए समीकरण में हम रख करके हल कर सकते हैं और x का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप इससे हल भी कर सकते हो रफ में। तो आपको समीकरण दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें हमें y की जगह पे 5 लिखना है। तो x प्लस वाई की जगह पे 5 लिख दिए इज इक्वल टू 3। तो x ये जो प्लस 5 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और इस तरह जब 3 में हम 5 घटाएंगे तो 3 छोटा और 5 बड़ा है, तो उत्तर आपका माइनस में आएगा और -2। तो इसका अर्थ ये है कि x का जो मान आएगा सेकंड कॉलम में वो -2 आएगा। अब नीचे -2,5। फिर तीसरे कॉलम में आप देखोगे वहां पर भी आपको y का मान अगेन दिया है। तो y की जगह पे जैसे अभी हमने 5 लिखा था, वैसे आपको क्या लिखना है वहां पे 3। तो जब हम वहां पे 3 रखेंगे तो उसे भी हम लोग पक्षांतर कर देंगे और 3 में 3 घटा देंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार तीसरे कॉलम में x का मान 0। और वैसे भी आप देखोगे नीचे आपको 0 और 3 लिखा है x कॉमा वाई, तो जिसमें x का मान 0 यानी ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 3 है वो ऑलरेडी है। तो इस प्रकार 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, वो चारों खाली स्थान में आपने उचित संख्या लिखा है, और इस चारों उचित संख्या के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक खाली स्थान के लिए आधे अंक होते हैं। जितने खाली स्थान आपके सही होंगे उतने आधे अंक आपको प्राप्त होंगे। चारों सही है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक सही है तो आधा नंबर मिलेगा, 2 सही है तो 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार पूरा सवाल हमें जैसा है वैसा ही लिखना है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो
भर देना है वहां पे। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक दूसरा सवाल, अगेन दूसरा सवाल इसी पर आधारित है। आलेख विधि से हल करने के लिए कृति पूर्ण करना है आपको। तो इस बार समीकरण दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इसके आधार पे एक कॉलम दिया है आपको। x y x कॉमा वाई, ठीक है। अब पहले कॉलम में आपको y का मान 0 है, दूसरे कॉलम में x का मान -1 है, तीसरे कॉलम में आपको पूरी संख्या दी हुई है -4 और यहाँ पे 0 कॉमा -4। इसका मतलब हमें पहले कॉलम में x का मान लिखना है, नीचे जो x और y दोनों का मान लिखना है, दूसरे कॉलम में y का मान लिखना है और उसके नीचे x और y का मान लिखना है। 4 कॉलम आपको भरना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि पहले कॉलम में आपको y का मान अगर 0 है तो समीकरण में y का मान 0 रखने पर x का मान 4 ही होगा, क्योंकि ये 0 उस तरफ जाके उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने से उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। इसका अर्थ है कि x का मान कितना होगा, 4। और इस प्रकार नीचे क्या आएगा, 4x का मान और y का मान 0। फिर दूसरे वाले कॉलम में आप देखोगे आपको y का मान नहीं दिया है, x का मान दिया है -1। तो x का मान अगर -1 है तो -1 आप x की जगह पे रखोगे तो इसे हल करके भी आप कर सकते हो। अगर आप नहीं समझ सकते आपको तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपको समीकरण दिया है और इसमें x का मान -1 है तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। -1 को उस तरफ भेज देंगे तो वो जाके +1 हो जाएगा और 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये जो माइनस का चिन्ह है ये संख्या की तरफ चला जाएगा, वो -5। तो इस प्रकार y का मान कितना आएगा, -5। तो आप यहाँ पे लिखोगे -5 और नीचे वाले कॉलम में क्या होगा, -1 -5। तो इस तरह जो 4 खाली स्थान है उसमें उचित संख्या, सही संख्या लिख करके हम आसानी से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आलेख विधि से हल करने के लिए, निम्न सारणी पूर्ण करने के लिए कृति जो दी गई सवाल है उसे आप आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो निश्चय के ऊपर आधारित है, उसे भी आप आसानी से कर सकते हो। निश्चय का मान निकालने के लिए निम्नलिखित कृति को पूर्ण कीजिए। तीसरा सवाल आपको 3, 4, 2, 5। तो इस तरह इस सवाल में आपको 4 ब्रैकेट दिया हुआ है। इन चारों खाली स्थानों में या ब्रैकेट्स में आपको उचित संख्या लिखनी है। तो निश्चय का हल करने के लिए, सवाल हल करने के लिए हम लोग, हमें मालूम है कि हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। तो 3 का 5 में गुणा होगा और 2 का 4 में। तो 3 पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसका मतलब पहले बॉक्स में क्या आएगा, 5। पाँच और दूसरे ब्रैकेट में आप देखोगे आपको पहले 2 लिखना होगा क्योंकि बाजू में 4 आपको दिया है। फिर आप गुणा करोगे, 3 का 5 में गुणा होगा तो 3 पच्चे 15 और दाहिनी तरफ 4 दूनी 8 वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर 15 में 8 घटा दोगे तो आपको 7। तो इस प्रकार एकदम आसान सवाल आपको इस प्रश्न क्रमांक 2 के 2 का जो 2-2 नंबर का है, कृति पर आधारित सवाल है, वो आसानी से आप कर सकते हो। इसी तरह का एक और दूसरा सवाल,
ये एक सवाल, इसे भी हम आसानी से भर सकते हैं। 5 का क्रॉस गुणा होगा 0 में, यानी पहले ब्रैकेट में आपको 5 आएगा, और आगे की तरफ आप देखोगे तो 3 का गुणा -7 में होगा, यानी दूसरे ब्रैकेट में आपको 3 आएगा, और 5 में 0 का गुणा होगा तो 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा होने पर 0 होता है, तो नीचे 0 हो गया। अब आगे आप देखोगे तो माइनस का माइनस में गुणा होगा, तो यहाँ अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एक यहाँ प्लस का चिन्ह है, और 3 का गुणा 7 में होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको 21 आएगा, और 21 में आप 0 जोड़ोगे तो फाइनल उत्तर आपको 21 होगा। तो इस तरह आप निश्चय के ऊपर आधारित कोई भी प्रश्न कृति रूप में अगर आता है तो उसे आप आसानी से हल कर सकते हो। तो पहले चैप्टर में सिर्फ 1.2 और 1.3 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसी के आधार पर आपको 2 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग अगले दूसरे चैप्टर में बढ़ते हैं, वर्ग समीकरण। 5वां सवाल, सेकेंड चैप्टर में एबीसी का मान निकालने के लिए आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। या उसके ऊपर आधारित, जैसे आपको एक सवाल दिया हुआ है कि वर्ग समीकरण 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, इस वर्ग समीकरण का एक मूल -7/5 हो, तो k का मान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, 2.1 का एक प्रश्न है, 6 क्वेश्चन। तो आपको सवाल दिया है कि 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, इस वर्ग समीकरण का एक मूल -7/5 हो, तो k का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। ठीक है, तो इस तरह इस सवाल पर जो हमें कृति हल के रूप में दी रहेगी, उसमें आपको जो खाली स्थान है उसमें आपको उचित संख्या लिखनी है। तो आप देखोगे जो इसका हल है, हल में आपको पहली जो लाइन लिखी थी सेम सवाल की वही लाइन होगी, वो आपको लिखा रहेगा 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, इस वर्ग समीकरण का एक मूल -7/5 है। ठीक है, फिर आपको नीचे लिखा है m इज इक्वल टू ब्रैकेट समीकरण में रखने पर, वर्ग समीकरण में रखने पर फिर आगे आपको जो समीकरण दिया था उसमें m की जगह मान लिखा जाएगा, तो 5 गुणे -7/5 का वर्ग प्लस 2 गुणे, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया है, और प्लस k
इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0। सेकेंड ब्रैकेट, फिर आगे आपको एक थर्ड ब्रैकेट दिया है प्लस k इज इक्वल टू 0 और लास्ट में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपको उचित संख्या क्या लिखनी होगी इसमें, देखो पहले ब्रैकेट में तो यम का मान आपको, तो जो एक मूल है वही यम का मान है, तो उसमें क्या आएगा -7/5 वो। फिर दूसरे ब्रैकेट में आप देखोगे वहां पर भी यम की जगह -7/5 ही आपको लिखना है। फिर आगे आपको हल करके सीधा इस ब्रैकेट में मान लिखना है। तो हल करके आप कैसे लिखोगे, आप -7/5 का वर्ग करना है और 5 का उसमें गुणा करना है, तो 5 से कट जाएगा। तो आप वहां साइड में आप कहीं हल करके देख सकते हो। तो जब आप हल करोगे यहाँ साइड में हम लोग देख लेते हैं, 5 गुणे -7 का वर्ग करोगे तो आपको प्लस में हो जाएगा 49/25 हो जाएगा, और प्लस गुणा अंदर माइनस में होगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आप माइनस भी लिख सकते हो डायरेक्ट। और 2 सत्ते 14 और बटे 5। ठीक है, ये 5 से जो है 25 कट जाएगा, तो नीचे दोनों के 5 है, 49 में 14 घटा दोगे तो आपको आ जाएगा 35/5। फिर आप 5 से भाग दोगे तो आपको आएगा 7। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो तीसरा ब्रैकेट है उसमें आपको आएगा 7, और फिर ये +7 उस तरफ जाएगा तो k का मान आपको मिलेगा। फाइनल उत्तर जो आपको लिखना है तो वो आएगा -7। तो इस प्रकार आप जो खालिस्तान सवाल में दिए होंगे उसे आप आसानी से भर सकते हो। समझ में नहीं आता तो आप रफ में कहीं पेज के लास्ट में आप हल करके उसे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने खालिस्तान सही होंगे उतने आपको उचित नंबर मिलेंगे। आगे सवाल हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। जैसे एक सवाल दिया है आपको कि x² प्लस 10x -7 इज इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण से विवेचक का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। इस समीकरण से विवेचक ज्ञात करने की कृति पूर्ण करो। ठीक है, तो जब इसे आप हल, जो आपको हल दिया है उसमें आप देखोगे आपको सबसे पहले वर्ग समीकरण दिया होता है x + 10x - 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि दिया गया वर्ग समीकरण सामान्य रूप में है या नहीं। तो ये सामान्य रूप में है, क्योंकि वर्ग समीकरण का सामान्य रूप ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जिसमें तीनों पद बाईं तरफ होते हैं और बराबर के बाद 0। तो इसके बाद आपको तुलना करना होता है। तो ये सवाल आपको हल करके दिया हुआ है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो आपको a का मान 1 दिया है और b का मान पूछा है यहाँ ब्रैकेट में, c का मान भी पूछा है ब्रैकेट में, b² - 4ac जो कि विवेचक है। उसके बाद आपको पहले ही ब्रैकेट में, उसके बाद आप 4 × 1 × -7 .
फिर आपको फाइनल उत्तर डायरेक्ट लिख देना है। तो आप देखोगे कि आपको जो पहले ब्रैकेट में संख्या आएगी, ए का मान 1 है, बी का मान क्या होगा, एक्स का जो गुणांक है वो बी का मान होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए का मान, एक्स का जो गुणांक है वो बी का मान, और जिसके साथ कोई भी चरांक नहीं है वो सी का मान। तो इसका अर्थ ये है कि ए का मान 1 हो गया और बी का मान क्या होगा 10, और सी का मान -7। माइनस होगा तो आपको ध्यान देना है, लिखना है चिन्ह, प्लस होगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब बी स्क्वायर -4 इसी में उसमें पहली संख्या आपको बी का मान 10 दिया तो वहां पे 10 का वर्ग होगा। अब डायरेक्ट हल करके आपको पूरा फाइनल उत्तर लाना है। तो 10 का वर्ग आपका हो जाएगा 100, 10 गुणे 10, 10 दाम में 100। और उसमें से आपको घटाना क्या है, सॉरी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 सत्ते 28। तो 100 में 28 अगर आप जोड़ोगे तो आपको फाइनल उत्तर आएगा 128। तो इस तरह जो 4 खाली स्थान है उसे आप भर करके 2 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसी पर आधारित एक सवाल हम लोग और देखते हैं। जैसे आपको जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पर आपको पहले ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया है, बी का मान आपको 2 दिया है, सी का मान आपको -9, उसके बाद बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 2 का वर्ग -4 इंटू 1 और इंटू यहाँ ब्रैकेट दिया है आपको, उसके बाद यहाँ भी आपको ब्रैकेट दिया है, आगे आप देखोगे आपको फाइनल उत्तर के लिए एक ब्रैकेट दिया है। हेलो, इस प्रकार जो खाली स्थान है उसमें हमें उचित संख्या लिखनी है। अब खाली स्थान में आप देखोगे जब तुलना करेंगे तो ए का मान यहाँ पे 1 होगा, बी और सी के मान ऑलरेडी दिए हुए हैं, फिर बी स्क्वायर -4 इसी में आपको मान रखना है, तो बी का मान 2 और लास्ट में सी का मान आपको लिखना होगा तो -9 आएगा। फिर इसके बाद 2 का वर्ग आप करोगे तो वो हो जाएगा 4, और यहाँ ऑलरेडी आपको गुणा किया हुआ है, 4 9 36 माइनस माइनस प्लस, वो 36 यहाँ पे है, 3 नहीं होगा वो 36। अब उसके बाद 36 और 4 जोड़ दोगे तो लास्ट वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, 36 और 4 40। तो इस प्रकार जो भी सवाल आपको वर्ग समीकरण में विवेचक के आधार पर या तुलना करके एबीसी का मान निकालने के लिए या के का मान निकालने के लिए कृति पूर्ण करो, इस तरह के जो सवाल पूछे जा सकते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर से आपको अंक गणितीय श्रृंखला या 2.5 में भी आपको सवाल दिया है, मूलों के आधार पर एक कृति दी गई है। हेलो, कृति आपको अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। कृति दी गई है आपको,
इसमें आपको पहले वाले कॉलम में वर्ग समीकरण आपको दिया है, वर्ग समीकरण लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरे कॉलम में आपको b² माइनस 4ac के मान दिए हुए हैं और दो मान दिए हैं आपको, तो b² माइनस 4ac पहला वाला जो मान है वो दिया है 5 और नीचे जो मान दिया है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। तो आपको तीसरे कॉलम में पूछा है मूलों के स्वरूप, मूलों के स्वरूप। तो मूलों का स्वरूप बताने के लिए हमें यदि विवेचक का मान अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो वर्ग समीकरण के मूल समान वास्तविक संख्याएं हैं, और यदि b² माइनस 4ac का मान अर्थात विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है तो वर्ग समीकरण के मूल विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो वर्ग समीकरण के हल या मूल वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो आप देखोगे कि आपको b² माइनस 4ac का मान दिया है और हमें पूछा है मूलों का स्वरूप, तो यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है वो आपको वहां भरना है ऊपर और नीचे, तो वहां पे मूलों का स्वरूप आपको बताना है। तो पहले वाले कॉलम में आप b² माइनस 4ac का मान अगर आपको 5 दिया है, 5 का मतलब है वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वर्ग समीकरण का मूल क्या होगा, विभिन्न वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पे लिखोगे विभिन्न वास्तविक संख्याएं, विभिन्न वास्तविक संख्याएं। और नीचे आप देखोगे b² माइनस 4ac का मान आपको क्या दिया है, -5। तो -5 का अर्थ है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है इसका मतलब वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पे आप इन शॉर्ट लिखोगे वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं। तो इस तरह हमें ये दो खालिस्तान है और दोनों खालिस्तान के लिए 1-1 मार्क्स होंगे, तो आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हो। या एक प्रश्न और है 2.5 का ही, जिसमें आप मूलों का योगफल आपको दिया है, मूलों का योग बराबर है -7 और मूलों का गुणनफल दिया है, मूलों का यह है 5। और अब इन दोनों की सहायता से हमें बनाना है वर्ग समीकरण। आपको क्या बनाना है, वर्ग समीकरण। वर्ग वर्ग समीकरण। तो अपेक्षित वर्ग समीकरण x², यहां मैं नीचे हल कर दे रहा हूं, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका सूत्र है। इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का मान यदि हम लिखते हैं तो जो प्राप्त होगा वो वर्ग समीकरण हमें प्राप्त होगा। तो आप देखोगे कि आपको मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -7 दिया है और मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 5।
तो उन दोनों का मान इस दिए गए समीकरण में आपको रखना है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की जगह और अल्फा इंटू बीटा की जगह, इन दोनों की जगह मान लिखना है। तो आपका जो वर्ग समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ सूत्र में भी है और माइनस आपको योग भी दिया है तो इसका मतलब वो प्लस हो जाएगा, और 7 और एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा वर्ग समीकरण। तो इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। फिर थर्ड चैप्टर में आप देखोगे अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणितीय श्रृंखला में आपको श्रृंखला दी गई हो और उसके आधार पर आपको उचित कृति पूर्ण करने के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कोई श्रृंखला दिया है, 1 है, 8 है, 15 है, 22 है, इस प्रकार एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला के आधार पर आपको ए का मान, T1 का मान, T3 का मान और D का मान ये पूछा गया है। तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में जो पहली संख्या होती है उसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को हम ए से भी दर्शाते हैं या T1 से दर्शाते हैं। तो जो ए का मान होगा यहाँ पर आप देखोगे 1 होगा पहली संख्या, और वही सेम T1 का मान भी होगा। तो दो ब्रैकेट में आपको एक एक आएंगे। T2 का मान आपको ऑलरेडी 8 दिया है, T3 का मान हमें तीसरी संख्या अर्थात 15, और D का मान अगर हमें लिखना है तो D का मान हम दूसरे पद में पहले पद को घटा के लिखते हैं। तो 8 में आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा आपको 7। तो इस तरह श्रृंखला पर आधारित कोई भी सवाल अगर आपको आता है तो आप आसानी से उसे भर सकते हो, कर सकते हो। एक सवाल और हम लोग देखते हैं इस पर आधारित। एक श्रृंखला आपको दिया है 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, और T1, T2, उसके बाद आपको ए का मान पूछा है और डी का मान पूछा है। तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ए का मान आपको, पहले आपको T1 पूछा तो श्रृंखला की जो पहली संख्या है, श्रृंखला की जो पहली संख्या है 70, वो हो जाएगा T1 का मान। तो पहले ब्रैकेट में आपको 70 लिखना है। फिर आगे बढ़ते हुए दूसरे ब्रैकेट में आपको T2 का मान पूछा है तो T2 का मान आपको दूसरी संख्या अर्थात 60 हो जाएगा। फिर आगे आप देखोगे आपको पूछा है ए का मान, तो ए का मान पूछा है तो ए मतलब जो T1 का मान है वही ए का मान होता है प्रथम पद, तो यहाँ पर भी सेम 70 होगा। फिर आगे आपको फिर से डी का मान पूछा है तो यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए हमें 60 में 70 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी संख्या में पहली को घटाते हैं अर्थात T2 माइनस T1। तो 60 में 70 घटाएंगे तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो अर्थात उसका उत्तर माइनस में आएगा, तो -10। तो इस तरह जो भी खाली स्थान के सवाल होंगे उसे आप आसानी से भर सकते हो, हल कर सकते हो और पूरे के पूरे नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। योगफल पर आधारित सवाल है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6 है, सामान्य अंतर 3 है, तो यश 27 ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूर्ण करो। तो आपको ए का मान दिया हुआ है 6, बी का मान दिया हुआ है 3 और
S27 प्राप्त करने के लिए हमें वो कृति बदली। तो सवाल हल करके ऑलरेडी दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आपको पहला वाला खाली स्थान प्लस n-1 d S27 27/22 12 प्लस 27 माइनस 1, फिर आपको एक खाली स्थान दिया हुआ है। उसके बाद अगले वाले स्टेप में आपको 27/2 गुणे एक खाली स्थान दिया हुआ है और फाइनल आपको 27 गुणे 45 और अंत में आपको एक खाली स्थान दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार इन खाली स्थानों में हमें उचित संख्या लिख करके इस सवाल को पूर्ण करना है। तो आपको 4 खाली स्थान दिए हैं। तो योगफल का सूत्र है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे दी। तो वहां पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 2a, फिर आगे आप बढ़ोगे तो आपको उसी सूत्र में आपको सब मान रखा गया। तो 2a, 2 का a में गुणा किया तो 6 दूनी 12 हो गया, फिर 27 माइनस 1 और वहां लास्ट में d का मान लिखना है दूसरे ब्रैकेट में। तो d का मान कितना है 3 है, तो 3 आप लिखोगे। फिर आप नीचे आओगे तो पूरा हल करके आपको लिखना है। तो ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके नीचे वाले ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो 27 में घटाएंगे 26, फिर 26 में 3 का गुणा करेंगे और 12 को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा टोटल 90, और फिर 90 में 2 का भाग देंगे तो नीचे 45 आ गया। अब इस प्रकार आप गुणा करोगे, 27 में 45 का गुणा करोगे और गुणा करके जो संख्या आपको आएगी वही संख्या हमें लास्ट में उत्तर के रूप में लिख देना है। तो आपको उत्तर के रूप में लास्ट में कितनी संख्या आएगी गुणा करके 1215, 1215। तो इस तरह दिए गए चारों खाली स्थान में आप उचित संख्या लिख करके उसे पूर्ण कर सकते हो। तो इस तरह जो भी सवाल आपको इस प्रश्न में पूछे जाएंगे वो कृति पर आधारित होगा। सवाल हल किया रहेगा, सवाल में 4 रिक्त स्थान दिए रहेंगे, उन रिक्त स्थानों में उचित संख्या लिख करके आपको उस सवाल को पूर्ण करना है। ठीक है, चौथे चैप्टर से आपको कोई भी प्रश्न नहीं है, संभावना से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संभावना में जैसे आपको एक सिक्के के इस प्रश्न हो सकते हैं या एक पासे का, तो एक सिक्के और एक पासे के आधार पर जो प्रश्न होगा वो आप आसानी से कर सकते हो। एक पासा फेंकने पर आपको 1 से लेकर के 6 तक अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार एक पासा फेंका गया, तो आपको हल में जो कृति दिया है वो कृति क्या दिया है, यस धनु कोष्टक में आपको लिखना है और नंबर ऑफ यस आपको लिखना है टोटल। ठीक है, तो धनु कोष्टक में आप क्या लिखोगे, एक पासे पर हमें पता है 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक अंक है तो क्रम से आप वो अंक लिखोगे। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ठीक है, अब इस प्रकार आप जोड़ोगे, इसे गिनोगे तो आपको टोटल 6 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी तो वैसे भी सिलेबस आपका आधा हो गया है क्योंकि
4th और 6th चैप्टर से कोई भी सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो आप आसानी से 3rd और 5th खालिस्तान ज्यादातर पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर से ही होगा। 5वें चैप्टर से वैसे कम ही आशा है आपको पूछा जाए, तो अगर आता है तो भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब किसी को कुछ डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हो। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सिया, किसी को कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। बोलो शिया। हेलो जयकर सर। हेलो, हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ जयकर सर। हाँ नहीं जयकर सर, नहीं जयकर सर, आपको पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाने को बोले हैं। हाँ वहाँ पे पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाइए, वहाँ पे होस्ट और को होस्ट आता है, तो होस्ट को क्लिक करिए। अच्छा, मैं ही होस्ट हो गया हूँ इसमें यार। तो अभी क्या करोगे, को होस्ट बनाना पड़ेगा उनको। तो मैं कैसे बनाऊँ, मुझे आइडिया नहीं है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ यार। उसमें उसमें क्या आ रहा है, होस्ट आ रहा है क्या उसमें पार्टिसिपेंट लिस्ट में? हाँ होस्ट मैं ही हूँ। तो को होस्ट आया होगा, को होस्ट बना दीजिए। अरे कुछ सर नहीं आ रहा है, जयकर सर का नाम ही नहीं है, वो तो निकल गए हैं। आप वो, आपका नाम ही नहीं है बोलते हो आप, है ना उधर है। जयकर सर का नाम नहीं, पार्टिसिपेंट में जयकर सर का नाम है ना, मेरे नाम पे। हाँ है, अच्छा उनके नाम पे। हाँ हाँ, इनको उनके नाम को क्लिक करिए। होस्ट हो गए, हो गए, बना दिया उनको होस्ट। बना दिए, बना दिए। अरे हेलो। चलो हो गया, ठीक है सर जी, वो बोल रहे हो अभी आगे। हेलो। हाँ प्रजापति सर, हेलो। हेलो, हाँ आवाज जा रही है जयकर सर? हाँ हाँ, जा रही है, जा रही है। बच्चों किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है वो। हाँ एक मिनट सर। हाँ हाँ। हाँ सिया पूछो बेटा, सिया पूछो, सिया अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। सिया माइक ऑन करो, अपना क्वेश्चन पूछो। निखिल, संजना, निखिल, निखिल, आपको कुछ डाउट है पूछ सकते हो। निखिल माइक ऑन करो, निखिल माइक ऑन करो। सर वो जो आपने दूसरा वाला कराए थे ना, वो वाला मेरे को चाहिए, जिसके पहले आप बताए थे। कौन सा सवाल बताओगे मुझे, किसका? अंकगणितीय श्रृंखला का, या पहले चैप्टर का, या दूसरे चैप्टर का? सर दूसरे चैप्टर का। दूसरे चैप्टर में आपको विवेचक का मान निकालने के लिए था। हाँ वही वाला सर। तो विवेचक का मान निकालने के लिए आपको एक वर्ग समीकरण अगर दिया है, तो उस वर्ग समीकरण के आधार पे आप कर सकते हो। अ, देखो हम स्क्रीन पे मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे आपको कोई वर्ग समीकरण आपको दिया है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो वर्ग समीकरण आपको लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको सबसे पहले लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है? तो आपको ए का मान दिया है 1, बी का मान आपको पूछा था, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको बी का मान लिखना था, सी का मान आपको पूछा था, वो सी का मान लिखना है। उसके बाद विवेचक अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट दिया है और माइनस 4 इंटू 1, और यहाँ पे चौथा ब्रैकेट आपको लिखा था, या आप उसकी जगह संख्या लिखी गई थी -7, और फाइनल आपको उत्तर लिखना था, ठीक है? तो इसमें आप आसानी से लिख सकते हो। वर्ग समीकरण से आप देखोगे तो ए का मान आपको 1 है, बी का मान आपको 10 है, तो यहाँ 10 लिखना है, 10। सेकेंड वाले ब्रैकेट में आपको सी का मान -7, और फिर यहाँ बी स्क्वायर है तो 10 का वर्ग, आपको यहाँ 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 28, तो जोड़ देंगे तो 128, ठीक है? तो इस तरह कोई भी सवाल आप आता है तो उसे कर सकते हो। और कोई? हाँ सिया पूछो बेटा, सिया पूछो।
हेलो हाँ सिया बोलो। सर, आपने जो सेकंड चैप्टर का बताया ना वर्ग समीकरण का, हाँ वो वाला नहीं समझा मुझे। वो 2.1 का सवाल जो के का मान निकालना था, के का नहीं, विवेचक का मान निकालने वाला सवाल। भिन्न वास्तविक वाला आपने बताया था ना। अच्छा विभिन्न वो वाला सवाल, ओहो ठीक है हाँ ठीक है। हाँ 2.5 का, ठीक है। देखो आपको वो सवाल ऐसा है, जैसे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ वापस से, ठीक है। एक ब्रैकेट में आपको दो मान हमें दिया है, ठीक है। ऊपर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान दिया था 5, और नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -5, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, ये विवेचक को ही हम लोग त्रिभुज के आकार का डेल्टा होता है उससे भी दिखाते हैं, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तब वर्ग समीकरण का जो मूल होता है या हल होता है वो समान वास्तविक संख्या, क्या लिखते हैं हम उसके लिए, दो समान वास्तविक संख्या, समान वास्तविक संख्या, ठीक है। और अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से बड़ा होने का मतलब वो प्लस में रहेगा, 1 2 4 5 10 20 50 100 इस तरह, तो उसके लिए जो मूल होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, विभिन्न वास्तविक संख्या, विभिन्न वास्तविक संख्या, विभिन्न वास्तविक संख्या, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो 0 से छोटा होने का मतलब 0 बड़ा होगा, तो वो मान माइनस में होगा, यानी -2 -5 -10 -20 -50 इस तरह, तो उसके लिए जो मूल होता है वर्ग समीकरण का वो वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। अब आप देखो यहाँ ऊपर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक 5 दिया और एक दूसरा -5 दिया है, तो जो 5 है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, विभिन्न वास्तविक संख्या, क्या लिखोगे, विभिन्न वास्तविक संख्या। और जो -5 है उसके लिए आप क्या लिखोगे, वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। और कोई, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछ सकते हो, आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए। कोई भी आपके मन में जो भी शंका है, कोई क्वेरीज है, आप लोग पूछ सकते हो। सर उसका निरसन बताएंगे, उसका आंसर आपको बताएंगे, जो भी है क्वेरीज आप बताइए। और हाँ पहले चैप्टर से हमें 1.1 और 1.4 नहीं पढ़ना है। देखो हमें क्या नहीं पढ़ना है, वह एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 2.3 और चैप्टर 4 पूरा, चैप्टर 4 पूरा और चैप्टर 6 पूरा, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इतना आपका पूरा सिलेबस लेस हो गया है, कम हो गया है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके अलावा 2.5 में भी आपको क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां भी है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो बचेगा वो सब पढ़ना है, 1.1, 1.4, 2.3, चैप्टर 4 और चैप्टर 6, ये पूरी तरह से सिलेबस से आपको निकाल दिया गया है, इस साल के लिए आपके लिए नहीं है। तो जितने बचे हुए उसमें से आपको पढ़ना, उसी में से आपको प्रश्न आएंगे, ठीक है। पूजा, पूछो बेटा, कुछ पूछना चाहती हो? आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, अपना माइक ऑन करो। पूजा, पूजा पांडा। क्या करना है? हेलो, हाँ जोर से बोलो बेटा। पूजा, पूजा पांडा कुछ पूछना चाहते हो बेटा? आपने हाथ ऊपर किया हुआ है। 15 में से क्या करना है? किसमें से, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 3 पूरा पढ़ना, उसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है।
चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो कट हुआ है वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है? एक्सरसाइज 1.4 ये नहीं पढ़ना है। ये 2 चैप्टर, पहले चैप्टर से ये 2 एक्सरसाइज कट गए और सेकंड चैप्टर से आपको केवल 2.3 कटा है। 2.3 और 2.5 के कुछ प्रश्न हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5वां है और क्वेश्चन नंबर 6वां है। ये सवाल नहीं है, ठीक है, इनको आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो भी आपको सब पढ़ना है, ठीक है। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया है। हाँ संजना कुछ पूछना चाहती हो बेटा? संजना, गुड मॉर्निंग संजना सर। अपना माइक हाँ खोलो। सर। हाँ पूछो। बोलो। हेलो, बोलो बेटा संजना, तुम्हारी हाँ आवाज नहीं आ सर। रही है, बोलो। क्या पूछना हाय चाहती हो सर। बेटा? पूछो। कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, नंबर हेलो, हेलो हाँ बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था बताओ मुझे। वो जो के का मान निकालने वाला सवाल था वो था क्या? हाँ शायद। हाँ, तो क्या डाउट है उसमें बताओ। सवाल आपको हल किया हुआ है, के का मान जो आपको एक मूल है वो के का मान है -7/5। उसके बाद उसका वर्क करना है और वर्क करके कट करना है और उसके बाद जोड़ घटाना है और उसके बाद उसका मान आपको मिल जाता है, ठीक है। तो एकदम आसान है। आपको क्या करना है, स्वाध्याय में आपको जो भी खाली स्थान का सवाल दिया है केवल उसी सवाल को हल करना है। उसी में से ही आपको पूछा जाएगा या उस तरीके का सवाल होगा, बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स कट हो गए, तो जो आपको बचा हुआ है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स 1 में प्राप्त हो सके। हेलो, हाँ ओके जयकर सर। धन्यवाद। ओके सर। हाँ ओके, ओके थैंक धन्यवाद सर जी। यू सो मच सर।